हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी सेक्शन का ये चैप्टर 5 हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपके ऑलरेडी 3 चैप्टर्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब 4 चैप्टर ऐसा है कि उसमें आपको खास बातें नहीं हैं। जो उसमें एक दो पॉइंट्स है उसको मैं लास्ट में इसमें आपको डिस्कस कर दूंगा। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि 4 चैप्टर नहीं हो पाया, उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये चैप्टर 5 है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके माइनर माइनर कंसेप्ट आपके छिपे हुए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो इसमें दिया है चैप्टर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो सबसे पहले आप बात करते हैं परिमंडल का मतलब क्या होता है। परिमंडल का मतलब होता है हमारे पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र। परि मतलब चारों ओर, मंडल मतलब एक क्षेत्र कह सकते हैं आप। पृथ्वी, जितने भी 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं उनमें सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर आपका जीवन संभव है। और जीवन संभव होने का ये आप इस लिहाज से देखें कि जीवन के लिए क्या चाहिए। पानी चाहिए, हवा चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए। तो तीनों ही प्रमुख घटक हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। इस लिहाज से पृथ्वी ऐसा ग्रह माना जाता है जिस पर जीवन संभव है। तो देखते हैं स्टार्टिंग से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर आपका जीवन संभव है। यहाँ मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं जैसे भूमि, जल, वायु सब पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी होती है जो पर्यावरण के, जहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं। कैसे? भूमंडल, जलमंडल और आपका वायुमंडल। ठीक है, एक तो आपका मान लीजिए भूमंडल, दूसरा आपका वायुमंडल, तीसरा आपका होता है जलमंडल। तो 3 मंडल जहाँ पर मिलते हैं, किस पर मिलते हैं? ये पृथ्वी पर आपस में मिलते हैं, राइट। तो देखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, देखो आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी का वो भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आप थलमंडल या भूमिमंडल, ठीक है, या स्थल मंडल। तो इसी तरह आपका जहाँ पर आपका पानी देखने को मिलता है उसको आप बोल सकते हैं जलमंडल। तीसरा होता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब होता है जिसमें आपकी वायु का एक ऐसा चक्र जो हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो 3 मंडल मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इसमें देखो क्या दिया है। इसमें दिया है पृथ्वी ऐसी सतह होती है जिसमें पर्यावरण के तीनों मंडल आपके मिलते हैं आपस में। जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग उसे हम थलमंडल या भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं, राइट। अब आगे है इसमें गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे कौन कौन सी गैस हो सकती है वायुमंडल में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसें जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, वनडे एग्जाम में अक्सर ये आ जाता है कि वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ऐसी है आपके नाइट्रोजन। ओके, कितने पाई जाती है? 78%। तो आपको याद रखनी है ये। फिर आगे देखते हैं कि दूसरी गैसें भी और भी होती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के 2/3 पार्ट, 2/3 हिस्से पर पृथ्वी पर जल पाया जाता है। आज भी अगर आप देखें तो 2/3 भाग पर जल उपस्थित है। तो 3 मंडल मैंने इसमें आपको डिस्कस किए हैं। भूमंडल जिस पर हम रहते हैं, वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर घेरे होता है, क्या वायु का ऐसा आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर घेरे रखता है। फिर आता है आपका जलमंडल। जलमंडल का विस्तार पृथ्वी पर बहुत काफ़ी है जिसके कारण एक कंसेप्ट और भी आता है कि इसके पृथ्वी पर जल ज़्यादा होने के कारण ही हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। ओके, तो देखते हैं आगे। जलमंडल में कुछ अवस्थाएं जैसे आपका बर्फ, जल, वाष्प आदि मिलते हैं। जीव मंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से पॉइंट नोटेड कि पृथ्वी ऐसा आ सकता है कि पृथ्वी असीमित क्षेत्र है या जीव मंडल आपका असीमित क्षेत्र है। तो असीमित नहीं है, एक सीमित क्षेत्र है ये, जहाँ आपके जल, स्थल, वायु और हवा एक साथ मिलते हैं। कि जो हमारा जीव मंडल है, जीवों का मंडल जहाँ पर जीव रहते हैं,
तो एक ऐसा मंडल है, एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। राइट। आप देख सकते हैं ग्रीक भाषा में दिया गया कुछ शब्दों की उत्पत्ति, जैसे लिथोस। ठीक है, लिथोस का मतलब होता है पत्थर, एटमोस का मतलब होता है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल, तो बायोस का अर्थ होता है जीवन। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भूमंडल को। ओके, भूमंडल में क्या दिया है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूप्रपट्टी की चट्टानें, क्योंकि जो आपका स्थल मंडल है, भूमंडल है, उस पर आप देखते हैं पहाड़, पठारी क्षेत्र, समतल मैदान, चट्टानें, पर्वत सभी पाए जाते हैं। राइट। और आपके जंगल, वनस्पतियाँ किस पर पाए जाते हैं? ये भी तो आपके भूमंडल स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं। और जीवन के लिए पोषक तत्व सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। पृथ्वी की सतह दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। देखो, पृथ्वी की सतह को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा जो स्थलीय भाग होते हैं उनको आप महाद्वीप बोल सकते हैं, तथा बड़े जलाशयों को आप महासागरीय बेसिन बोलते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप इस लिहाज से भी इसको समझिए, जो पृथ्वी का समतल मैदान पाए जाते हैं उसको आप महाद्वीप बोलते हैं, और जो जलाशय हैं, बड़े जलाशय जैसे महासागर, सागर, वे आपके महाद्वीप आपके बोलते हैं उनको महासागरीय बेसिन, जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, अटलांटिक महासागर, तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सभी एक महासागरीय बेसिन का काम करते हैं। राइट, आगे देखते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप आप देखिए। पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ एक महासागर जिसका नाम प्रशांत महासागर है, इसको पैसिफिक ओशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस मैप में सबसे ऊपर एशिया, एशिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें आपको स्क्रॉल करके आप देख लेना। ठीक है, अब इसमें आप एक बात देखिए, इसमें आपके जो हाईएस्ट पीक दिए हुए हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सभी को, तो उनमें हाईएस्ट पीक दिए हैं। जैसे एशिया, एशिया में कौन सी मुख्य पर्वतमाला पाई जाती है? तो हिमालय पर्वतमाला पाई जाती है एशिया में। ठीक है, और तिब्बत का पठार भी फेमस है। आप नीचे देखिए वायलेट कलर में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आपको एक तो प्रसिद्ध का रेगिस्तान है यहाँ पे, उसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये दिख रहा है आपको। फिर आपको एक रेंज मिलती है वहाँ पे जिसका नाम है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं इनको। आगे देखें, आगे दिया है इसमें आपका यूरोप। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी रेंज है या ऐसी कौन सी श्रेणी है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। ऐसी कौन सी पर्वतमाला जो एशिया को यूरोप से अलग करती है, तो उसका नाम है यूराल पर्वत। ऐसी पर्वतमाला जो एशिया को यूरोप से अलग करती है तो यूराल पर्वत है। आप देख सकते हैं इस साइड में आपका एशिया, ये यूरोप लग जाएगा। ओके, अब देखिए इधर नीचे आपका अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका में एक प्रसिद्ध नदी जो जिसे अफ्रीका का या मिस्र का जीवन दान कहा जाता है, नील नदी, अफ्रीका में बहती है ये भी। और एक विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल, ये भी अफ्रीका में स्थित है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे डेंसनबर्ग पर्वत, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि डेंसनबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। राइट, फिर एटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये भी एटलस में ही है आपका अफ्रीका में। फिर आपका एग्जाम में आ सकता है कि आल्पस पर्वत या आल्पस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह है आपका यूरोप में। ओके, एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोप के ऊपर या यूरोप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है। यूरोप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है, तो आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है आपका यूरोप के उत्तर में। ठीक है, देखें आगे, देखें इसमें आगे दिया है आपका, ये देखिए आप इसमें है। सबसे पहले आप दक्षिण अमेरिका को देखिए। दक्षिण अमेरिका है आपका एक प्रसिद्ध नदी
आपकी दक्षिण अमेरिका की प्रसिद्ध नदी अमेजोन नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, ये किस में बहती है? ये बहती है आपका दक्षिण अमेरिका में। और इसमें एक प्रसिद्ध पर्वतमाला है जिसको आप बोलते हैं एंडीज पर्वतमाला। ये रेंज आपके मिलान में भी आ जाती है, और वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और अमेजोन नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो ये भी आपका दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। राइट। फिर आता है आपका उत्तर अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अल्पेशियन पर्वतमाला। अल्पेशियन पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। और इसी में एक रेंज पाई जाती है रॉकी पर्वत की। रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, और एक बात देखिए, आगे देखिए। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में सबसे डिस्कस में, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई इसकी है। विश्व का सबसे गहरा, अगर आप पर्वतों की मध्य बात देखते हैं इस लिहाज से कि सबसे ऊंचा पर्वत विश्व में कौन सा है पर्वत श्रेणी, तो ये शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर का है। अगर आप सबसे ज़्यादा गहराई देखो, सबसे ऊंचा शिखर तो माउंट एवरेस्ट का है, और सबसे ज़्यादा गहराई विश्व का तो ये प्रशांत महासागर का है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच आपको याद रखना है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर की। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं इसको। समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी भी अधिक हो सकती है। ओके, देखें आगे। ये चैप्टर 6th क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट दिए गए हैं बिल्कुल बेसिक से। देखें आगे। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप को हम डिस्कस करते हैं। ये आपके विस्तर जल राशि के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, या ऐसे कह सकते हैं जल राशि इनको एक दूसरे से अलग करती है। कौन कौन से हैं देखते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये आपके साथ हो जाते हैं, मैंने डिस्कस किए हैं अभी आपको मैप में। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक फैक्ट है इसमें, आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनसिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, या एग्जाम में पूछ सकते हैं, पूछा भी गया है पहले ऑलरेडी, कि प्रथम भारतीय जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी या चढ़ाई की थी, प्रथम भारतीय तो कौन थे? तेनसिंग नार्गे शेरपा। कब की थी? 29 मई 1953 को। ठीक है, उनके साथ में एक न्यूजीलैंड के भी थे, एडमंड हिलेरी। सबसे पहले अगर एक बात और देखें तो अगर महिलाओं की दृष्टि से देखें आप, अगर इसको महिलाओं के लिहाज से देखें तो जापान की हुई है एक आपका जुंको ताबेई, विश्व की पहली महिला हुई है जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। उसी के साथ में एक उत्तराखंड की रहने वाली बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो इम्पोर्टेंट है दोनों ही। अगर महिलाओं के लिहाज से देखें तो जापान की जोंको ताबेई जिन्होंने 16 मई 1975 को आपका माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। अगर आप भारत की बात करें कि प्रथम भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह हासिल किया, तो है आपका बछेंद्री पाल। स्टेट अगर पूछे तो उत्तराखंड से थी ये। राइट। और कब किया था उन्होंने? 23 मई 1984 को। अब बात करते हैं डिटेल में एशिया को। एशिया के बारे में क्या चीज़ इसमें दी गई है देखें। इसमें दिया है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल राइट। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 1/3 है। ये आपको पता होना चाहिए। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब पूर्व की आपका जो गोलार्ध है उसमें पूर्व साइड में स्थित है ये। कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में इसके यूराल पर्वत है। अब आप इस लिहाज से देखें कि एशिया आपका
एशिया से कर्क रेखा गुजरती है कि कौन सी रेखा एशिया से गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा, एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ओके, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया बोला जाता है। अगर आप यूरोप और एशिया को एक साथ ज्वाइन करें तो बन जाता है यूरेशिया। अब देखते हैं यूरोप। यूरोप के बारे में क्या है कि यूरोप एशिया का बहुत छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा वृत्त जो एशिया से आपका यूरोप से गुजरता है, कौन सा वृत्त जो आपका यूरोप से गुजरता है, तो आर्कटिक वृत्त ऐसा है जो यूरोप से गुजरता है। इसके बारे में एक खास बात है कि यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप, इसके बारे में एक फैक्ट है ये कि यह तीनों ओर से जल से घिरा होता है। और मैंने आपको बताया है कि जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, उस लैंड को बोलते हैं प्रायद्वीप। जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको आप बोल सकते हैं प्रायद्वीप। ओके, और ये महाद्वीप भी है। आगे देखते हैं अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले स्थान पर आपका एशिया आएगा, दूसरे स्थान पर आपका अफ्रीका आता है। ओके, विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो इसके बिल्कुल मिडल में से क्रॉस करता है और बहुत बड़ा इसका एरिया उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। एक बात और ये याद रखिए आप कि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक तो कर्क रेखा गुजरती है इससे, एक तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा, ये तीनों ही इससे गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी विषुवत वृत्त किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर ही गुजरते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी यहाँ पर स्थित है और डेंकेन्सबर्ग पर्वत भी यहीं है। आपकी नील नदी भी इसमें बहती है और एटलस पर्वत भी यहीं पे है। तो ये मेन चीज़ें इसके लिए है। आगे देखते हैं, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। आप पीछे आपने देखा है कि यूरोप जो 3 ओर से जल से घिरा है, और मैंने आपको बताया कि जो लैंड, जो भूमि 3 ओर से जल से घिरती है उसको आप प्रायद्वीप बोल सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका जो कि चारों ओर से सागरों महासागरों से घिरा हुआ है। तो जो लैंड, जो भूमि का क्षेत्र चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको आप द्वीप भी बोल सकते हैं। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप इसको कहा जाता है। ओके, इसमें विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र आप पीछे देख सकते हैं। आगे देखें, इसमें दिया गया है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त ये तीनों इससे गुजर सकती है। आप पीछे मैप ने डिस्कस किया है, आप उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तरी यूरोप की, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला एशिया, उसके बाद आपका अफ्रीका, फिर आता है उत्तरी अमेरिका। सीक्वेंस में भी आपको पता होना चाहिए। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे जल स्थल से जुड़ा है जिसको पनामा जल संधि कहते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया है आपको, कि देख लेते हैं एक बार फिर से। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में दोबारा से कि पनामा जल संधि किसको बोलते हैं। देखो, ये आपका स्थल खंड, ये वाला आपको स्थल खंड देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं पनामा जल संधि। पनामा जल संधि इसी को बोलते हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये कि जल संधि किन को जोड़ती है, आपका उत्तरी अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को। अगर एक वर्ड आया इसमें जल संधि, जल संधि होती क्या है, जल संधि उसको बोलते हैं जो 2 स्थल खंडों को अलग करता है। ठीक है, जो 2 स्थल खंडों को अलग करता है। आगे देखें, अब देखते हैं सबसे पहले जल संधि क्या होती है, इसको देखें। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें, इसमें जल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है। संकरा मतलब छोटा भाग, जो 2 बड़े स्थल या भागों को एक दूसरे से जोड़ता है।
और जलीय भाग को अलग करता है। ठीक है, आप इसलिए आज से भी देख सकते हैं कि स्थल का वह संग्रह भाग, छोटा भूमि का वह छोटा हिस्सा जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे जोड़ता है और जलीय भाग को अलग करता है। जल संधि, ये तो होगी स्थल संधि आपकी। स्थल संधि का मतलब होता है जो स्थल भाग को एक दूसरे से जोड़ता है, और जल संधि आपका जो स्थलीय भाग को अलग करता है। ठीक है, पानी का संग्रह भाग जो दो बड़ी जल राशि समुद्र या महासागरों को एक दूसरे जोड़ता है और स्थलों को अलग करता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल संधि का मतलब होता है जो दो भूमि के खंडों को अलग करता है और जल को जोड़ता है, उसको जल संधि बोलते हैं। स्थल खंड होता है जो स्थलों को जोड़ता है और जल को अलग करता है। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं जल स्थल संधि है, दो स्थल जुड़ रहे हैं तो वाटर आपके अलग हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पनामा जल संधि। ठीक है, पनामा है। अब आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है, कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह जो गोलार्ध है पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, अब देखते हैं आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग आपका दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ज़्यादातर भाग इसका जो है आपका दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से महासागर है आपको बताना है कमेंट में। मैंने आपको डिटेल दी है, आपको कमेंट में बताना है इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है और इसके पूर्व में कौन सा महासागर है। चलो मैं बता देता हूँ, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर आता है, इसके पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रेणी है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। आगे देखते हैं, यह आप देख सकते हैं जल संधि है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाक जलडमरू जल संधि जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, जल संधि का मतलब मैंने आपको बताया जो जल को जोड़ता है, स्थल खंडों को अलग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात अगर हम करें, हाँ देखो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी मैंने आपको डिस्कस किया पीछे, अमेजन, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में बहती है। राइट, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होता है ये, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आप एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि विश्व का ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आता है, सोने की खाने यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के आसपास में पाई जाती है वे भी। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया लैंड या भूमि का वो भाग जो चारों ओर से, मान लीजिए ये वाला आपका लैंड है, इसके चारों वाटर है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये भूमि वाले भाग को आप महाद्वीप बोल सकते हैं। अगर बड़ा पोर्शन है तो महाद्वीप, छोटा है तो द्वीप। ओके, आगे देखते हैं इसमें अंटार्कटिका की अगर हम बात करें, अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा एक मोटी बर्फ की चादर परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार कोई स्थायी जीवन संभव नहीं है, ना ही निवास करते, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र ये माना जाता है। बहुत से देशों ने अपने यहाँ पर शोध केंद्र स्थापित किए हैं, तो भारत पीछे रहने वाला कहाँ है, तो भारत ने भी यहाँ पर अपने शोध संस्थान खोले हैं। एक का नाम है मैत्री, दूसरे का नाम भारती, पूछ सकते हैं ये। ठीक है, कि अंटार्कटिका में भारत के जो शोध संस्थान खोले हैं उनका नाम क्या है, मैत्री और भारती। ठीक है, अब बात करते हैं जलमंडल। ठीक है, जलमंडल को देखते हैं क्या है इसमें। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपको सीखनी ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कमेंट जरूर करें। देखें आगे, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके
2/3 पोर्शन पर आपका जल स्थित है। ज़्यादा प्रतिशत जल होने के कारण अगर आप पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में देखें तो हमारी पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है। कारण उसका यही है कि इसके 2/3 2/3 भाग पर पानी स्थित है। पृथ्वी का 71% भाग तथा 29% भाग स्थल है। 71% पर वाटर है, जल है, और 29% स्थल है, आपका लैंड फॉर्म है। जलमंडल में जल के सभी रूप में स्थित है। इसमें आपका महासागर भी है, नदियाँ भी है, झील भी है, भूमिगत जल भी है, और वायुमंडल में वाष्प की और पोर्शन भी स्थित है। ठीक है, जो जल स्थित है उसमें आपका भूमिगत जल, झील, नदी, तालाब, समुद्र, महासागर सब स्थित है इसमें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% में से अधिकतम भाग जो है वो महासागर में पाया जाता है। आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी पर जितना जल पाया जाता है उसमें से 97% भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। ओके, वह इतना अधिक खारा होता है कि देखिए, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। देखें, वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और शेष जल का बहुत बड़ा भाग आपकी बर्फ की परतों और हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जो शेष बचा आपका भाग है 3% या 2.5 समथिंग के आसपास ऐसा होता है। एग्जैक्ट अगर देखें तो 2.5% भाग ऐसा होता है जो मानव आपका जीवन लाइफ में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इसलिए आजकल भी आपका पानी की कमी ज़्यादा बढ़ रही है। बात करते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर हमेशा में गतिशील रहता है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझे इसको, कि महासागरीय जल हमेशा स्थिर रहता है, गतिशील रहता है। या महासागर जो होते हैं वे आपके स्थिर रहते हैं या गतिशील रहते हैं। तो आपको याद रखने बात है ये कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है क्योंकि उनमें तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ बड़े पैमाने पर उठती रहती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 आपके प्रमुख महासागर हैं। सबसे बड़ा अगर देखें तो प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। इस सीक्वेंस मैंने आपको दिए हैं, जैसे 1 में आपका आएगा प्रशांत महासागर, 2 में आपका आ गया इसमें अटलांटिक महासागर, 3rd में आपका हिंद महासागर, 4th में दक्षिण महासागर, 5वें पे आर्कटिक महासागर। तो आपको याद रखना है, सीक्वेंस में भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आगे। आगे इसमें दिया है प्रशांत महासागर के बारे में कुछ खास बातें। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियनल ट्रेंच माना जाता है प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई 11,022 किलोमीटर की है। इतने मीटर ये माना जाता है, किलोमीटर नहीं, मीटर है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया उत्तर व दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर आपका इसका पता लग, देखो आप ऐसा समझिए, प्रशांत महासागर स्थित है एक तो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के चारों ओर फैला हुआ है आपका प्रशांत महासागर, इसलिए विशाल है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है यह। अंग्रेजी के एस आकृति का बना हुआ है, अंग्रेजी के एस आकृति का बना हुआ है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। जो इसका पश्चिमी किनारा है उस पर आपका उत्तरी और दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। आगे देखें, इसमें आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आज की वीडियो में। इसमें देखते हैं, अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दुरंतित है। अब ये देखते हैं, वाला चित्र आप देख सकते हैं। यह अनियमित और दंतुरित तट के आधार पर प्राकृतिक पोतस्तरों पतनों के लिए आदर्श स्थित है। मतलब यहाँ पर एक प्राकृतिक पोतसरा है, यहाँ पर पोत मतलब जहाँ पर पानी के जाकर रुकते हैं, पतन है एक,
व्यापार की दृष्टि से देखें सबसे व्यस्त मार्ग यही है। आप इसको ट्रेड की नज़रिए से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर पड़ा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, तो भारत के नाम पर पड़ा हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुज के आकार का है। अटलांटिक की बात मैंने करी तो एस की आकृति का है, इस तरीके से। हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये त्रिभुज की आकृति का है, पूछ सकते हैं एग्जाम में इनको। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आप ऐसे देखिए कि जो आपका हिंद महासागर है उसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, तो एक त्रिभुज की आकृति का ये बना हुआ है। बात करते हैं दक्षिण महासागर। अटलांटिक महासागर अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घिरे हुआ है। जो ऊपर है आपका यूरोप के उत्तर में अटलांटिक महाद्वीप है, ठीक, अटलांटिक महासागर है, उसी को घेर चारों तरफ से। यह अटलांटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री आपका अक्षांश तक फैला हुआ है। जो आपका दक्षिण महासागर है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से कौन सा महासागर घेरता है, तो दक्षिण महासागर। और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, मतलब काफ़ी इसका एरिया है। आगे देखते हैं, बात करते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव व्रत जो है आपका चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक बड़े संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे आप बेरिंग जल संधि कहते हैं। आप इसको इस तरीके से देखिए कि जब आपका बेरिंग जल संधि है किन को जोड़ती है। आप ऐसे देख सकते हैं कि बेरिंग जल संधि किन को जोड़ती है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव व्रत चारों ओर से फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे जल संधि के नाम से जाना जाता है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं वायुमंडल, द लास्ट स्टेज। अब आप देखिए वायुमंडल की, सबसे पहले आपके नीचे आएगा कौन सा मंडल आएगा। अब इसको ऐसे देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें आपका आएगा क्षोभमंडल। इसके आप ऊपर थोड़ा देखेंगे समताप मंडल आएगा। थोड़ा आप इसके ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल आएगा। सबसे ऊपर आएगा आपका आयन मंडल, राइट। देखें आगे, वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर से गैसों से घिरी हुई है, इसी कारण तो इसको वायुमंडल बोलते हैं। वायु की पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण टूट भाग है। हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें से बचाते हैं, ओजोन लेयर से आपको बचाते हैं जो ओजोन किरणें आती हैं। वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों जैसे तापमान हो गया और अन्य आधार पर 5 परतों में बांट सकते हैं आप। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट याद रखना है सीक्वेंस के साथ ये, कि सबसे नीचे आपकी परत आएगी वायुमंडल की क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल, जिसमें आपका सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं। किस में छोड़े जाते हैं, बहिर्मंडल में। 28,000 किलोमीटर के आसपास की समथिंग होती है उसकी ऊंचाई, ठीक। देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है, मुख्य रूप से, क्योंकि 21% आपका ऑक्सीजन, 78% आपका नाइट्रोजन होती है। जो कि साफ और शुष्क हवा को 90% भाग है। जो साफ और शुष्क हवा है उसका 99% भाग ये दोनों गैसें मानी जाती है। आयतन की दृष्टि से देखें तो 78% आपका इसमें नाइट्रोजन होता है और 21% इसमें आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तथा दूसरी गैसें होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03
मानी जाती है। ऑर्गन भी होती है की मात्रा लगभग 1% मानी जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, जबकि नाइट्रोजन आपके प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन के द्वारा हम सांस लेते हैं, और जो और गैसें होती हैं वे हमारे ग्रोथ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर छोड़ी गई गैसें को ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। तो आपको याद रखना है कौन सी गैसें किस काम आती है, पता होना चाहिए आपको। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडल के घनत्व में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसा? यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होगा। जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, सरफेस लेवल पर सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो तेज़ी से घटता जाएगा। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। आप जैसे ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी, और जितनी ऊंचाई पर ज़्यादा जाएंगे आप तो सांस लेने में आपको कठिनाई महसूस होती है। ठीक है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके जाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं, हम डिस्कस चुके हैं इसमें वायुमंडल को कर रहे हैं, स्थलमंडल हम देख चुके हैं, और ये आपका जलमंडल नीचे। राइट, आगे देखें। इस कंप्लीट श्रृंखला को आप बोल सकते हैं जयमंडल। कंप्लीट श्रृंखला को बोलते हैं जयमंडल। देखते हैं आगे। ऊपर की ओर जाते समय आपका तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर में भी आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा, टेम्परेचर भी आपका घटेगा। आप ऐसे देखिए, एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं कि जब हम सरफेस से, समतल से ऊंचाई पर जाएंगे, पर्वतों पर जाते हैं, तो टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आता है? घटता है, बढ़ता है? तो घटता है। डेंसिटी घटेगी तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दाब डालता है। वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी पर दाब डालता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो आपका पृथ्वी पर दबाव डालेगा, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होगा, कुछ पर कम। जैसे अगर हाईएस्ट पीक है आपका, कुछ रीजन ऐसे होते तो आपको वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होगा, दबाव ज़्यादा महसूस, कुछ पर कम हो जाएगा। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये आपका नोट करने वाली बात है कि जो एयर बहती है, एयर फ्लो करती है, तो किस डायरेक्शन को बहती है? उच्च वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ वायु बहती है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है। जो आपकी वायु बहती है ये आपका हाई से लो को बहती है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। हाई से लो को, उच्च वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड को ही बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बात करते हैं आपकी जीवमंडल। जीवमंडल में क्या है? जीवमंडल जिसमें आपका स्थल, जल, वायु के बीच एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ, जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों आकार में पाई जाती है। मनुष्य सभी सहित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर या जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। आप ऐसे इस लिहाज से भी इसको समझ सकते हैं कि सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, स्तनधारी जीव जंतु सब जयमंडल में ही पाए जाते हैं। एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें मानव जीवन के लिए या जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध होती है, जब भी तो जीवन संभव है। यहाँ पे देखते हैं आगे। इसमें है जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त करते हैं। जीवमंडल की जो प्राणी जगत है उसको हम दो भाग में देख सकते हैं। एक तो जंतु या आपका जंतु जगत, दूसरा आपका पादप जगत, प्लांट्स। पृथ्वी, ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं। देखते हैं आगे इसमें। एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, खेती के लिए वनों काट सकते हैं भाई। जैसे जंतु जगत है, जैसे हम इंसान है, जंतु है, तो हम किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। ठीक है, इससे आपका ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने के लिए उनको रोक सकते हैं।
इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो सकता है। हाल में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया और झीलों नदियों से अभी आप देख रहे हैं, देखें आपने नेपाल में भूकंप है, इंडिया में उसके 5-7 सेकंड के देखा गया है, लेकिन फोकस नेपाल में है। तो सब भूमिगत कारण होता है। ठीक है। जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता और एक दूसरे के जीवों को नुकसान होने लगता है। आगे देखते हैं, आगे देखें। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। जो आपकी ट्रैफिक चलते हैं उनसे गैस निकलती हैं, वो आपके वायुमंडल को खराब करता है बहुत ज़्यादा। उनमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, महत्वपूर्ण घटक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो किस गैस के कारण ज़्यादा पिघल रहे हैं, किसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है? तो आपका CO2 बढ़ रही है, जिसके कारण आप ग्लेशियर पिघल रहे हैं और तापमान भी उसी कारण बढ़ रहा है। ठीक है। इसको बोलते हैं भूमंडलीय तापन, मतलब भूमि का मंडल तप्त हो रहा है, गर्म हो रहा है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच एक प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को एक सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। देखिए आगे, आज के चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ज़रूर देखिए इसको।